आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में लेकर उपस्थित हूँ पाठ्य योजना। आज समझेंगे कि हम यह जो टॉपिक है आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर में है, जो कि 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। उसमें किसी भी विद्यालय पे आपकी 1 महीने का टीचिंग चलता है। आज हम लोग जानेंगे उस टीचिंग के लिए किस प्रकार से हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से पाठ्य योजना लिखी जाती है। उस पर हम लोग आज विधिवत चर्चा करेंगे, सीखेंगे कि कैसे पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। आज मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने पाठ्य योजना लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें सबसे पहले एक यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, अवधि। यानी जब भी आप पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे तो सेम इसी तरह से आप भी ऊपर लिखेंगे। सबसे पहला नंबर है दिनांक, किस डेट में आप टीचिंग करने जा रहे हैं, किस क्लास के लिए आपको पाठ्य योजना बनानी है उसका नाम, किस वर्ग में आपको पढ़ाना है वो भी लिखना पड़ता है, किस विषय का शिक्षण करना है। यहाँ पे हिंदी विषय है तो यहाँ पे इन्होंने हिंदी लिखा है। हिंदी में उप विषय क्या है, किस कालांश में आप पढ़ाने जाएंगे और कितने मिनट पढ़ाना है, उसकी अवधि क्या है। यह टोटल डिस्क्रिप्शन आपको पाठ्य योजना में देना पड़ता है। चाहे किसी भी विषय का शिक्षण हो, आपको यह चीज़ लिखना ही पड़ता है। ये सबके लिए कॉमन है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। इसके बाद देखिए नीचे हेडिंग दिया हुआ विद्यालय का नाम। ये देखिए आपके सामने दिया होगा विद्यालय का नाम। यहाँ पे हम आप लोगों को जिस भी विद्यालय में आप टीचिंग करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए XYZ, मेरा विद्यालय का नाम है XYZ, तो आपका जो भी विद्यालय होगा उसमें आप यहाँ पे लिखेंगे कि मेरे विद्यालय का नाम ये है। जो नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं वो है प्रकरण। आप किस टॉपिक पे छात्र को पढ़ाना चाहते हैं। देखिए तो इन्होंने अपने हिंदी विषय से 2 बैलों की कथा, जो टॉपिक उन्होंने चुना है उस टॉपिक का नाम क्या है, 2 बैलों की कथा। तो आप भी हिंदी विषय से जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम आप देंगे। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है, अगला जो हेडिंग है सामान्य उद्देश्य। देखिए यहाँ पे 2 तरह के उद्देश्य लिखे जाते हैं। एक होता है सामान्य उद्देश्य, यहाँ पे दिया हुआ है, और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। देखिए थोड़ा सा इसमें अंतर होता है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में थोड़ा सा अंतर होता है, इसको हमें जान लेना चाहिए। ये पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को हम जानेंगे कि सामान्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए इसमें 4 पॉइंट लिखा हुआ है, थोड़ा सा 1-2 और आप मिनिमम 5 सामान्य उद्देश्य लिखने चाहिए। इन्होंने 4 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला उद्देश्य है बच्चों को हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी पढ़ना सिखाना। तीसरा है बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। और चौथा इन्होंने लिखा है बच्चों को काल्पनिक शक्ति का अवसर प्रदान करना। यानी जितने भी यह उद्देश्य लिखे गए हैं समान उद्देश्य के अंतर्गत, उसका एक ही उद्देश्य है कि यानी हम जो भी टीचिंग कर रहे हैं, जिस विषय की टीचिंग कर रहे हैं, उसको पढ़ाने के बाद बच्चे में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, हम के पढ़ाने से बच्चे को लाभ क्या होगा। उसके बाद है देखिए विशिष्ट उद्देश्य। देखिए विशिष्ट ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इन 3 भागों में बांटा गया है। विशिष्ट उद्देश्य को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। आइए देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या लिखा गया है। पहला है बच्चे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी का पट्टा स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र पशु और मनुष्य के आपस के प्रेम को जान सकेंगे। यह है ज्ञानात्मक उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत जो ज्ञानात्मक उद्देश्य आता है, इसमें 2-2 सब में लिखना पड़ता है।
उसके बाद है भावात्मक उद्देश्य, जिसमें बच्चे स्वाभिमानी, बहादुर, परोपकारी भावना का विकास या व्याख्या कर सकेंगे। बच्चे दोनों बैलों की मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। उसके बाद एक क्रियात्मक उद्देश्य, बच्चे कहानी के माध्यम से नैतिक मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में उतार सकेंगे। बच्चे दोनों बैलों की मित्रता से प्रेरित होकर उनकी पुष्टि कर सकेंगे। यह विशिष्ट उद्देश्य का अंतिम भाग क्रियात्मक उद्देश्य। इसके बाद देखिए जो हेडिंग आती है वो आती है सहायक सामग्री। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत हमें लिखना क्या है? चौक है, डस्टर है, संकेतक है, प्लपेट, श्यामपट्ट है इत्यादि सब कुछ सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। आइए उसके बाद देखते हैं कौन सी हेडिंग है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रस्तावना के प्रश्नों का निर्माण करना। सहायक सामग्री के बाद हम प्रस्तावना के प्रश्न बनाने से पहले पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान क्या होता है? छात्र को हम जिस टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं, छात्र उस विषय से संबंधित क्या जानता है, इस चीज का शिक्षक एक अनुमान लगाता है और अनुमान लगाने के बाद उसी से संबंधित उस छात्र से प्रश्न करता है। वही पूर्व ज्ञान कहलाता है। देखिए पूर्व ज्ञान में इन्होंने लिखा है छात्र अपने कृषि संबंधी कार्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसी के आधार पर प्रस्तावना के प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा। देखिए प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावना तालिका में प्रस्तावना के प्रश्न लिखे गए हैं। देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया है, शिक्षण उद्देश्य, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। प्रस्तावना के प्रश्नों का शिक्षण उद्देश्य क्या है? पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना। इसमें छात्र जो जानता है और जो शिक्षक पढ़ाना चाहता है, प्रस्तावना के प्रश्नों के माध्यम से उसको जोड़ने का प्रयास किया जाता है। देखिए एक शिक्षक कैसे पूर्व ज्ञान से छात्रों को नवीन ज्ञान से जोड़ता है प्रश्नों के माध्यम से। आइए देखते हैं। छात्राध्यापक प्रश्न पूछता है अनाज कहाँ पैदा किया जाता है? तो छात्र उत्तर देता है खेतों में। उसके बाद छात्राध्यापक का दूसरा प्रश्न होता है प्राचीन काल में खेतों की जुताई किस यंत्र से की जाती? प्राचीन काल में खेतों की जुताई किस यंत्र से की जाती थी? तो छात्र उत्तर देता है हल द्वारा। हल से जुताई किस जानवरों द्वारा की जाती थी? बैलों द्वारा। क्या आप लोग 2 बैलों के जोड़ों की कहानी सुनी है? तो जो छात्र जानते होंगे वो हाँ में उत्तर देंगे, जो नहीं जानते होंगे उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रश्न को हम समस्यात्मक लिख देते हैं। एक चीज और है, जब इस प्रश्नों के और प्रश्न और उत्तर दोनों में एक संबंध है। प्रस्तावना के प्रश्नों और उत्तरों में एक संबंध होता है। जैसे संबंध क्या होता है? जैसे कोई छात्राध्यापक पूछता है अनाज कहाँ पैदा किया जाता है? तो छात्र उत्तर देता है खेतों में। उसके बाद जो शिक्षक का अगला प्रश्न होता है वह छात्र के उत्तर से ही संबंधित होता है। यानी शिक्षक जब अगला प्रश्न करेगा तो वह खेत से ही संबंधित होगा, क्योंकि छात्र ने जो उत्तर दिया वो खेत से संबंधित है। देखिए ठीक उसी प्रकार से इसमें प्रश्न किया गया है प्राचीन काल में खेतों की जुताई किस यंत्र से की जाती है? हल द्वारा। जब छात्र हल द्वारा उत्तर देता है तो हम जो शिक्षक का अगला प्रश्न होगा वो हल से संबंधित होगा। उसके बाद बैलों द्वारा उत्तर आता है। उसके बाद जो छात्राध्यापक का प्रश्न होता है वो बैलों से संबंधित होता है। इसमें अधिकतम 4 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। सबसे प्रमुख कार्य होता है प्रस्तावना के प्रश्नों का निर्माण करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें सभी छात्रों को अच्छे से प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। छात्र का जो भी उत्तर आता है छात्राध्यापक का अगला प्रश्न उससे संबंधित होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। और प्रस्तावना का टेबल, प्रस्तावना तालिका इस प्रकार से बनाई जाती है। आप लोग इसको देख लीजिए, किसी प्रकार का कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। प्रस्तावना तालिका के बाद आता है उद्देश्य कथन। आइए देखते हैं उद्देश्य कथन में हम कैसे लिखते हैं। बच्चों, आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी 2 बैलों की कथा पाठ के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। यह आपका उद्देश्य कथन हो गया।